पेश खिदमत है आज की दिलचस्प डाइजेस्ट कहानी उलझन, जिसके मुसन्निफ हैं तनवीर वास्ती। झुंझलाहट और खौफ में मुब्तला कर देने वाली उलझन का हैरतंगेज इंकशाफ। उलझन मुकम्मल कहानी। जाओ अपना काम करो, उसने तंज किया। बाहर जाकर टसवे बहाओ। मार्जोरी ने अपने पसंदीदा मशरूब का एक और घूंट लिया। इस महीने वो जिन पी रही थी। मैंने एक दफ़ा उसे चखा था। मुझे इसका जायका हेयर टॉनिक जैसा महसूस हुआ। मैं बगली दरवाजे से निकलकर पोर्च में आ गया। मुझे वहाँ मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई दी। गो के पोर्च के गिर्द कपड़ा लपटा हुआ था ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। मैंने जालीदार कपड़े के पार एक शख्स को लकड़ी के मोटे टुकड़े पर बैठे हुए देखा तो उसके पास चला गया। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। शाम बखैर मिस्टर जैक। मैं ज़रा सुस्ता रहा था। यहाँ? उस बूढ़े ने इस्बात में सर हिलाया तो मैंने कहा, सैम, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो अंदर चलो। सैम ने मकान पर एक नज़र डाली। उसके ख्याल में उस वक्त अंदर आ जाना ठीक नहीं था। हर कोई जानता था कि मेरे और मार्जोरी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। किचन में चलते हैं, मैंने सैम से कहा और अक़बी हिस्से की तरफ चल दिया। वहाँ एक दरवाज़ा पेंट्री और किचन में खुलता था। किचन की बड़ी मेज़ शाहबलूत के तख्तों से बनी हुई थी। मेरे आबा व अजदाद गालिबन 100 साल पहले इंडीज़ के जाने के फ़ौरन बाद इस इलाके में आए थे। ये मेज़ भी शायद उतनी ही पुरानी थी। मुझे यकीन है कि ये खाना जंगी से पहले भी यहाँ होगी। मैंने उसकी सतह पर हाथ फेरा। 100 साल के इस्तेमाल के बावजूद उसकी पॉलिश ख़राब नहीं हुई थी। मैंने सैम से पूछा, क्या बात है, क्या कुछ गलत हो गया? सैम ने नज़रें झुकाकर मेज़ की तरफ देखा। मुझे उसकी खामोशी गरां गुजरने लगी। मैंने उस पर नज़रें जमाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन मैं तुम्हारी यकीनन मदद करूँगा। सैम ने सर हिलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने भांजे की वजह से परेशान हूँ मिस्टर जैक। उनका कहना है कि उसने किसी को कत्ल कर दिया है। क्या? तुम्हारा भांजा? क्या वो गिरफ्तार हो गया है? सैम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता मिस्टर जैक। आज सुबह वो उसके पास आए थे। उससे बहुत से सवालात किए। उसने ये कत्ल नहीं किया मिस्टर जैक। वो बहुत अच्छा लड़का है। किसका कत्ल हुआ? मैं नहीं जानता मिस्टर जैक। मेरा ख्याल है वो क्री की ज़मीनों पर काम करता था। क्री फैमिली की ज़मीन का एक कोना हमारी ज़मीन से मिलता था। वो गैर कानूनी बार है। वहीं उस आदमी के सर में गोली लगी। गैर कानूनी बार? हाँ, उस जगह हमारी, क्री और ट्रेविस की ज़मीनें मिलती हैं। मुझे कुछ अंदाज़ा था कि वो किस जगह की बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ नक्शे पर देखा था। खुद कभी वहाँ नहीं गया। वो जगह किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। मेरे दादा ने हमारी ज़मीन के साथ दरख्त लगा दिए थे। दूसरे पड़ोसियों ने भी ऐसा ही किया। लिहाजा हमारे दरमियान जंगल के 3 छोटे टुकड़े बन गए। मैंने कभी वहाँ जाने की जहमत नहीं की। मुमकिन है कि मेरे दादा ने ऐसा किया हो। वो सेनेटर थे। मैं शर्तिया कहता हूँ कि वो हमारी ज़मीन के 1-1 इंच से वाकिफ़ होंगे। अचानक मुझे एक ख्याल आया, सैम, क्या मकतूल स्याफ़ाम था? हाँ मिस्टर जैक, मुझे यकीन है कि वो स्याफ़ाम ही था। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। ये गैर कानूनी अमल था और स्याफ़ाम लोगों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ताहम ये एक मसला भी था। सैम, मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन ओह शुक्रिया मिस्टर जैक। मैं जानता था कि तुम मेरी मदद करोगे। ओके, लेकिन ये एक संगीन मसला है। मुझे लोगों से बात करनी होगी, उनसे भी जो दूसरी ज़मीनों पर काम करते हैं। क्या तुम? लेकिन सामने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ये लड़के मेरी बात नहीं सुनते। सैम मेरे दादा का साथी था। जब मेरे बाप की मौत इन्फ्लुएंजा की वजह से हुई तो वो मेरे दादा के साथ लाश लेने के लिए वाशिंगटन गया हुआ था। दादा के इंतकाल के बाद उसकी तवज्जो मुझ पर मरकूज़ हो गई और वो मुझे मुश्किलात से दूर रखने की कोशिश करता था। ठीक है, कम से कम मुझे तुम्हारे भांजे से तो बात करनी चाहिए। हाँ मिस्टर जैक, मैंने एडी को बता दिया है कि तुम कल सुबह उससे गैर कानूनी बार में मिलोगे। यानी उसने पहले ही से सारा बंदोबस्त कर लिया था। मैं सुबह सवेरे उस जगह की जानिब चल दिया जो सैम ने बताई थी। एडी वहाँ पहले से मौजूद था।
वो तवील अलकामत और दुबला पतला लड़का था और उसने ढीली ढाली डांगरी पहन रखी थी। उसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 18 साल के करीब थी और उसे रोज़ाना शेव करने की आदत थी। एडी, मैंने पूछा। हाँ मिस्टर टेट। ठीक है, मैंने कहा। वो जगह कहाँ है? वहाँ, उसने इशारा किया और मैं दरख्तों के नीचे सिर्फ एक झोंपड़ी की छत ही देख सका। क्या वहाँ तक पहुँचने का कोई आसान रास्ता भी है? जी जनाब। एडी मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो दरख्तों के दरमियान से गुजरता था। उसमें कई मोड़ थे। उस झोंपड़ी का रकबा 10 ज़रब 20 फीट था और उसे तख्ते जोड़कर बनाया गया था, जबकि उसकी छत टीन की थी। उसे देखकर लगता था कि यह बारिश में टपकने लगेगी। मैंने दरवाजे में लटका हुआ पर्दा हटाया और चारों तरफ देखने लगा। तख्तों की दरमियानी दर्जों से आने वाली सूरज की रोशनी से वहां उजाला हो रहा था। वहां बिल्कुल मेरे सामने एक और दरवाज़ा था। उसके दाईं जानिब कुछ मेज़ें और कुर्सियां रखी हुई थीं। दूसरी जानिब आखिरी सिरे पर एक पैकिंग क्रेट रखा हुआ था। मैंने कुर्सी को पहचान लिया। वो मेरे घर से आई थी। मैंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। वहाँ 2 खाली बोतलें और कुछ पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई थीं। मैं बाहर वापस आया और उस जगह का जायज़ा लेने लगा। वो झोंपड़ी ऐन उस जगह बनाई गई थी जहाँ तीनों ख़ानदान की ज़मीनें मिलती थीं। आधी झोंपड़ी मेरी ज़मीन पर थी, जबकि बकिया आधी दूसरी 2 ज़मीनों पर थी। उसका महल वक़ू ऐसा था कि तीनों ख़ानदान उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर सकते थे। एडी, मुझे बताओ यहाँ क्या होता है? मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आता। तुम उस रात यहाँ थे? मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। मैं फायरिंग के बाद आया था। क्या तुमने फायर की आवाज़ सुनी थी? जी जनाब। तो तुम उस रास्ते से आए जो झाड़ियों से गुजरता है? जी जनाब। और तुम उस वक्त कहाँ थे जब फायर की आवाज़ सुनी? वहाँ। उसने दरख्तों के करीब एक जगह की तरफ इशारा किया जो दरवाजे से तकरीबन 30 फीट के फासले पर थी। फिर मैं एक नज़र देखने के लिए अंदर चला गया। ओह, और तुमने वहाँ क्या देखा? वहाँ सब चीज़ें उल्टी पड़ी हुई थीं, मेज़ें, कुर्सियाँ वगैरह, और शराब। एडी ने मुझे हैरत से देखा। उसकी आंखें फैल गई थीं। क्यों बॉस? मुझसे बहाना मत बनाओ। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। लोग यहाँ शराब और जुए के लिए आते हैं। मुमकिन है कि उन्हें दूसरे लवाजमात मसलन औरतें भी मिलती हों। उस रात यहाँ एक आदमी कत्ल हो गया और पुलिस कातिल को तलाश कर रही है। एडी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। वो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। वो क्यों? इसलिए कि मरने वाला सफ़ेदफाम नहीं था। अच्छा, मैंने बहुत मोहतात अंदाज में कहा। फ़र्ज़ करो कि तुम शेरिफ होते और तुम्हें अगले साल दोबारा इलेक्शन लड़ना होता, तो तुम कभी न चाहते कि लोग तुम्हारे पास आएं और ऐसी बात करें। मैं नहीं जानता कि कोई भी शेरिफ एक सियाहफाम के कत्ल को हैंडल नहीं कर सकता। और इस गैर कानूनी बार के बारे में क्या कहोगे? वो एक ख़तरनाक जगह लगती है। एक अच्छे शेरिफ को इस बारे में कुछ करना चाहिए, वरना कोई भी शख्स उसके खिलाफ मुहिम चला सकता है। बहरहाल इस सियाहफाम के कत्ल को हैंडल करने का आसान तरीन तरीक़ा यह है कि मुजरिम को तलाश किया जाए। यह कहकर मैं खामोश हो गया। वो एक होशियार लड़का था। समझ गया कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वहाँ उसने एक तरफ देखा और मैं फट पड़ा। तुमने मेरी बात सुनी? शेरिफ को तुम पर शक है। तुम्हारा नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। तुम्हारा अंकल। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हारे अंकल ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें बरकी कुर्सी से दूर रखने के लिए कुछ करूं, और मैंने उससे हर मुमकिन मदद करने का वादा किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ न कर सकूंगा, क्योंकि तुम मुझे सच बताना नहीं चाह रहे। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें सज़ा हो जाएगी और तुम बरकी कुर्सी पर बैठकर मौत को गले लगा लोगे। ठीक है, बताता हूँ। वहाँ एक पानी के टब में शराब थी जो बेंच पर रखा हुआ था। कहाँ? एडी ने इशारे से बताया। उस तरफ मेज़ों के सामने। मुझे बताओ कि वो बेंच कहाँ थी? बिल्कुल यहाँ। वो दरअसल 2 क्रेट पर एक तख्ता था जिसके ऊपर वॉश टब। लेकिन लाश कहाँ थी? कच्चा फर्श अभी तक मामूली गीला था, जहाँ कई गैलन विस्की और खून गिरकर जज्ब हो गया था। इस स्याह धब्बे के गिर्द मक्खियां मंडला रही थी। ठीक है, तुम बाहर थे, फायर की आवाज़ सुनकर अंदर आए, तो तुमने क्या देखा?
जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब चीज़ें उल्टी पड़ी हुई थीं। क्रेट पर से तख्ता हट गया था और टब उल्टा पड़ा हुआ था। और लाश, मैंने तख्ते के नीचे उसके पाँव देखे और बस। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो कौन था। और वो कौन था? एडी ने मेरी तरफ देखा। उसका नाम जैसी विल्कन है। मैंने सुना है कि वो क्री के यहाँ काम करता था। मुमकिन है बॉस। अगर तुमने मुझे दोबारा बॉस कहा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। एडी दूर देखते हुए बोला, तुम मुझसे इस तरह बात करते हो जैसे मैं तुम्हारा मातहत हूं और वही करता हूं जो तुम कहते हो। तुम अभी बच्चे हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो। ठीक है, मान लिया कि तुम एक जवान शख्स हो। अब तुम झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। एडी मुझे देखने लगा। तुम यहाँ क्यों आए थे? बहुत से लोग यहाँ आते होंगे। मैं नहीं जानता कि अंदर कितने लोग थे, लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ कि वो दौड़ते हुए आ रहे थे और तुम्हें अंदर आने के लिए उन्हें धक्का देना पड़ा। क्यों? एडी ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर वो मेरे अक़ब में देखने लगा। मैंने पलटकर दरवाजे के बाहर देखा। 2 सफ़ेद फार्म आदमी जंगल की तरफ से आ रहे थे। मैं पीछे मुड़ा और एडी दरवाजे से निकल गया। मिस्टर टेट, शेरिफ मोरिस मेरे सामने खड़ा हुआ था और उसके पीछे डिप्टी थ्रिस्टन यूं मुस्कुरा रहा था जैसे उसने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। गुड मॉर्निंग शेरिफ, मैंने कहा। मैंने इस बारे में सुना था और इस जगह को एक नज़र देखना चाह रहा था। फिर तुमने क्या देखा? मैं यकीन से नहीं कह सकता। शायद तुम मेरी मदद कर सको। ये कहकर मैं मुड़ा और दोबारा अंदर चला गया, जबकि शेरिफ अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा कि वो मेरे साथ आए या नहीं। मैंने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो जगह है जहां लाश पड़ी हुई थी, ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल मेरे पीछे आ गया था, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। फिर मेरी नज़र वहां बोर्ड पर पड़े हुए धब्बों पर गई जो कोने तक आ गए थे। तो क्या उसे अक़ब से गोली मारी गई शेरिफ? मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा, जो खामोशी से तंबाकू चबा रहा था। क्या तुमने यही सुना था मिस्टर टेट? मैंने सिर्फ ये सुना था कि एक आदमी को गोली मार दी गई है, लेकिन यहां मुझे दीवार पर खून नजर आ रहा है, लेकिन सर से ऊपर नहीं। मुमकिन है वो बैठा हुआ हो, शेरिफ ने हंसते हुए कहा। बैठा हुआ हो? बार के पीछे? वो वहां क्या कर रहा था? शेरिफ मुसलसल तंबाकू चबाए जा रहा था। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। किसी ने बाहर से पिस्तौल तख्ते पर रखा और उसे गोली मार दी। मैंने मेज़ों के पीछे देखा, शायद वो कुर्सी वहां हो। हम वो कुर्सी ले गए। शेरिफ ने गर्दन एक तरफ घुमाकर तंबाकू की पीक थूकी। उस पर तुम्हारा नाम टेट कंदा था। मैं कुछ नहीं बोला। शायद 50 या 100 साल पहले कुछ फर्नीचर बनाया गया था और किसी ने उस पर हमारा नाम कंदा कर दिया। वो बहुत भारी और भद्दा था। उसे स्टोर में रख दिया गया। बाज़ औक़ात कोई कुर्सी या मेज़ ज़रूरत के तहत गोदाम या खलियान में रख दी जाती, वहीं से कोई ये कुर्सी उठाकर ले गया होगा। हम नहीं समझते कि उसकी कोई अहमियत है, शेरिफ ने कहा। बहरहाल इसका कत्ल किरी की ज़मीन पर हुआ है। तुम्हें किसी पर शक है? मैंने पूछा। शेरिफ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बहुत से लोग मुश्तबा हैं। मैंने सर हिलाया तो वो बोला, क्या तुम किसी में ख़ास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हो? मैंने सुना है कि कल तुमने एडी से पूछगछ की थी। उसका अंकल मेरे पास काम करता है। उसने कहा था कि मैं इस मामले को देखूं। क्या उसने तुम्हें बताया कि उस लड़के की आस्तीन पर कैसे खून लगा? नहीं। कौन सी आस्तीन पर? बाएं आस्तीन, शेरिफ ने कहा। शायद उसने उसी हाथ से पिस्तौल पकड़ा होगा। क्या एडी बायां हाथ इस्तेमाल करता है? क्या उसकी कोई अहमियत है? मैंने शेरिफ से पूछा। क्या वो किसी मुश्किल में है? बिल्कुल। कुछ लोग मुश्किल में होते हैं, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं होता। ये कहकर शेरिफ ने अपने डिप्टी को इशारा किया और वो दोनों वहां से चले गए। मैं बाहर निकलकर उस कोने पर गया जहां खून के धब्बे थे। झोंपड़ी के बाहर भी खून था। जहां तख्तों की दीवार मिलती थी, उस कोने के दोनों जानिब खून था। जैसी विल्कन कुर्सी पर बैठा हुआ था, कातिल ने तख्तों के दरमियान से गोली चलाई। इस तरह खून तख्तों के दोनों जानिब फैल गया। जमीन पर चीजें बिखरी हुई थी और कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए मुझे वहां कदमों के निशानात नजर नहीं आए। मैं अंदाजा नहीं लगा सका कि कातिल कहाँ खड़ा हुआ था।
اس نے کس طرف سے گولی چلائی اور ولکن کے سر میں کس حصے پر گولی لگی، یہ سب باتیں اتنی اہم نہیں تھیں۔ اصل سوال یہ تھا کہ یہاں کون آیا اور اس نے جیسی ولکن کو کیوں قتل کیا۔ میں نے واپسی کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا، اور کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے مجھے کچھ مدد مل سکے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہاں اور بھی راستے تھے۔ میرے نظریے کے مطابق وہاں ایسے کم از کم 3 راستے تھے۔ ان میں سے ایک ٹیٹ کی زمینوں سے گزرتا تھا، جبکہ بقیہ 2 راستے دوسری فیملیز کی زمینوں پر تھے۔ اس طرح لوگ اس غیر قانونی بار سے مختلف راستوں سے نکل سکتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو اس غیر قانونی بار میں آتے تھے اور انہیں 5 منٹ میں غیر معیاری شراب کا ایک کفگیر جیسا چمچہ مل جاتا تھا۔ وہ سکہ بھی انہیں کہیں سے تلاش کرنا پڑتا تھا۔ وہ مایوس اور دل شکستہ لوگ تھے۔ کپاس کی قیمت گر گئی تھی اور لوگ نقل مکانی کر رہے تھے۔ سیاہ فام شکاگو اور سفید فام کیلیفورنیا چلے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے اور کپاس کی قیمت ایک بار پھر اوپر جائے گی، جیسا کہ پچھلی جنگ کے خاتمے پر ہوا تھا، لیکن یہ بات کی بات تھی۔ فی الحال تو ایک آدمی کبھی کبھار ہی شراب پی سکتا تھا۔ میں درختوں سے نکل کر کھیتوں کی طرف چل دیا۔ لوگوں نے کچھ کھیتوں میں کپاس چننا شروع کر دی تھی، لیکن ابھی تک ڈوڈے کپاس کا پھول سخت تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ 3 ہفتے بعد فصل تیار ہوگی۔ میں کھیتوں سے نکل کر گھر کی طرف آیا اور عقبی صحن میں داخل ہو گیا۔ ہیلن میری طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ ڈیڈی! میں نے اسے گود میں لے لیا۔ ایک طرف شیڈ میں ایمیلیا سر جھکائے ایک پین میں سبز پھلیاں چھیل رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ میں نے پوچھا، مارجوری گھر میں ہے؟ ہاں مسٹر جیک۔ اس نے دوبارہ پھلیوں پر نظریں جما دیں۔ میں سمجھ گیا کہ مارجوری ابھی تک بستر میں ہے۔ گو کے 10 بج چکے تھے اور ایمیلیا تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، ایمیلیا، ایڈی اور سام کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے بھانجے کا خیال رکھوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مسٹر جیک، ان کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں رہے۔ کیوں؟ وہ سیم کی بہن مارتھا کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد سیم نے اس کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا باپ؟ اس کا نام اوبادیہ تھا، لیکن سب اسے اوبی کہتے تھے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ ایمیلیا نے سر اٹھائے بغیر کہا، وہ فسادات میں مارا گیا۔ اس نے مزید کچھ نہیں بتایا۔ میں اس وقت صرف 10 برس کا تھا جب فلپ کاؤنٹی میں فسادات ہوئے۔ میرے باپ کی موت انفلوئنزا سے ہوئی۔ میرا دادا سینیٹر تھا۔ وہ اور سیم میرے باپ کی لاش واشنگٹن سے لے کر آئے تھے اور دادا نے ہی میری پرورش کی تھی۔ تو ایڈی کا باپ فسادات میں مارا گیا؟ ہاں مسٹر جیک، اور مارتھا اپنے بھائی سیم کے پاس رہنے لگی۔ وہیں اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ سیم نے ہی اس کا نام رکھا۔ ایڈی؟ اس کا نام ایڈورڈ ہے۔ مارتھا نے ٹونیکا میں دوسری شادی کر لی۔ وہ ایک دفعہ ملنے آئی تھی۔ اس وقت مارتھا کی ماں زندہ تھی۔ وہ اس کے پاس ہی ٹھہرے۔ پھر دریا کا بند ٹوٹنے کے بعد ریلیف کیمپ میں چلے گئے۔ مارتھا کے شوہر کو دریا پر کام کرنے کے لیے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد اسے دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ مارتھا کو ٹائیفائیڈ ہوا اور وہ مر گئی۔ اس کے بعد اس خاندان میں صرف سیم ہی رہ گیا۔ میں کچن میں گیا تو مارجوری میز پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ وہ خمار آلود دکھائی دے رہی تھی، جسے میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے نارمل ہونے کی کوشش کی۔ صبح بخیر ڈارلنگ۔ مارجوری نے نظریں نہیں اٹھائیں اور کافی کی طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگی۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پیوں، لیکن شاید اس وقت وہ میری کمپنی نہیں چاہ رہی تھی۔ بہرحال مجھے ایڈورڈ کو تلاش کر کے اس سے مزید کچھ باتیں کرنا تھیں۔ لگتا ہے کہ فصل تیار ہونے میں مزید چند ہفتے ہیں، میں نے کہا۔ او خدا کے واسطے! میں جب کبھی کاروبار کی بات کرتا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میں نے کہا، ہمیں وقت آنے پر یہ کام کرنا ہوگا۔ او میں جانتی ہوں کہ وہ فصل کاٹنی ہوگی، چاہے وہ بے قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس فصل کی اچھی قیمت ملی ہے جو دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسرے؟ کون دوسرے؟ کیا کری جتنی قیمت ملی ہے؟ وہ کتنی قیمت لے رہا ہے؟ میں اپنے پڑوسی کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے کی کوشش کی
और अब तो वो सेनेटर था। मैं समझता हूं कि उसके पास बेहतर कीमत हासिल करने के तरीके होंगे। बहुत ज़्यादा, मार्जोरी ने कहा। वो एक ऐसा शख्स है जो जानता है कि क्या कीमत चल रही है और वो जो चाहता है हासिल कर लेता है। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखा और मैं जान गया कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मार्जोरी। मुझे ये मत बताओ और अपनी दोनों बूढ़ी खादमाओं के पास जाकर बैठो। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो मेरी आंटियों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी। हालांकि ये मकान उन्हीं का था, लेकिन मैं खून का घूंट पी कर रह गया। क्या तुम टाउन में शिफ्ट होना चाहती हो? कौन सा टाउन? जहां से सड़क मुड़ती है? उस कस्बे का नाम पाइन था, लेकिन मार्जोरी उसे पैन कहती थी। मार्जोरी, अगर तुम लिटिल रॉक जाना चाह रही हो तो हम उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे ये सीजन गुजारने दो और फिर तुम कोई और बहाना बना दोगे। मैं यहां फंस कर रह गई हूं। मुझे उस वक्त तक रकम नहीं मिलेगी जब तक फसल तैयार होकर मार्केट में ना आ जाए। ओ, उसे भूल जाओ जैक। लोगों के मसले हल करो और अपने फार्म पर तवज्जो दो। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उस वक्त इससे झगड़ा करना नहीं चाह रहा था। मेरे ख्याल में वो उकताहट महसूस कर रही थी। शादी से पहले वो एक नर्स थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बहुत खुश थी, लेकिन हेलन की पैदाइश के बाद वो बेसुकून रहने लगी। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो दोबारा काम पर चली जाए, लेकिन वो नाराज़ हो गई और बोली कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो घरदारी करना चाहती है। मार्जोरी ने कॉफ़ी का घोंट लिया। मैंने उसके अक़ब में जाकर काउंटर पर एक इनहेलर देखा। वो टूटा हुआ था, जैसे किसी बड़े चाकू से ज़रब लगाई गई हो। मैंने कहा, तुम ये पी रही हो? उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। मैंने कुछ कहना चाहा तो वो बोली, जाओ आंटी से मिल लो। नहीं, मुझे काम से जाना है। ठीक है, मार्जोरी ने कहा। जाओ खेतों को देखो और जहां तुम्हारा दिल चाहे जाओ। ये कहकर उसने एक और घूंट लिया। मैं किचन से बाहर आ गया। मुझे वाकई आंटी मार्गरेट से मिलना था, लेकिन अब ऐसा करता तो झूठा बन जाता। वो और आंटी पौडी हमारे घर कुछ फासले पर रहती थीं, लेकिन मैं बाकायदगी से उनसे मिलने जाता था। मुझे उनसे रहनुमाई मिलती थी और मार्जोरी भी ये बात जानती थी। मैंने सोचा कि रात को खाने के बाद उनसे मिलने चला जाऊंगा। रात को मैंने उनके सामने जैसी विल्कन के कत्ल का जिक्र किया। आंटी मार्गरेट का ख्याल था कि कातिल कोई गैर मकामी शख्स है। मुमकिन है कि वो उसका रिश्तेदार हो और विल्कन से इसलिए नाराज़ हो कि उसने उसे वसीयत में कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो दूध गर्म करने किचन में चली गई। वो रात को सोने से पहले गर्म दूध पीती थी। उसके जाने के बाद आंटी पौडी ने कहा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं अभी तक इस मामले को नहीं समझ सका। आंटी ने मेरे हाथ पर थपकी दी और बोली, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मुश्किल नज़र आती हैं। कोशिश जारी रखो, तुम मामले की तह तक पहुंच जाओगे। उनसे रुखसत होने के बाद मैं बाहर आ गया। शेड से एक लालटेन और एक टार्च ली, फिर उस झोंपड़ी की तरफ चल दिया जहां कत्ल हुआ था। अंदर जाकर मैंने लालटेन चौखट में लटकाई और उसे रोशन कर दिया। वहां एक बार भी था। मैंने अंदर झांका, लेकिन मुझे कोई काम की चीज़ नज़र न आई। लिहाजा मैंने कुर्सी उठाई और मेज़ों के पास बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे के पास एक सरसराहट सुनी। वहां एडी फर्श पर बैठा हुआ मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो रहा हूँ। एडी ने कंधे उचकाए। यहाँ रोशनी देखकर चला आया। अच्छा ठीक है। उस रोज़ हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई थी। एडी ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मुझे बताओ कि तुम वक़ुआ वाले रोज़ यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा? नहीं, एडी ने अपना हाथ हवा में लहराया। नहीं, वो खून चार्ली की वजह से लगा। चार्ली? हाँ, चार्ली सैंडर्स। उसकी पूरी कमर पर खून लगा हुआ था। उसकी कमर पर? हाँ, जब जैसी कोलिन को गोली लगी तो उसने पलट कर देखा। उसकी कमर। लिहाजा तुमने अपना बाजू उसकी कमर में डाल दिया। मैंने सिर्फ उसे पुरसुकून करने के लिए अपना बाजू उसकी कमर पर रखा। तो तुम उस वक्त अंदर थे जब फायर हुआ? कितने फायर हुए थे? सिर्फ एक। एडी ने अपने हाथों की तरफ देखा। हाँ, मैं अंदर था। मुझे पूरी बात बताओ।
मैं अंदर आया और एक आवाज़ थी, फायर की आवाज़। और तुम चार्ली सैंडर्स से क्यों मिलना चाह रहे थे? मुझे उससे ज़रूरी काम था। तुम अंदर आए और चार्ली की तरफ बढ़े। वो तुमसे बात करने के लिए मुड़ा। उसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आई। तुमने अपना बाजू उसकी कमर पर रखा। शायद तुम उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एडी ने दोबारा मुझे देखा। तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या तुम और बाहर खड़े हुए किसी शख्स ने यहाँ डाका डालने का प्रोग्राम बनाया हुआ था? एडी जोश में आते हुए बोला, नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। रकम किसके पास होती थी? मेरा मतलब है कि शराब की फरोख्त से होने वाली आमदनी, क्या वो जैसी अपने पास रखता था? नहीं, वो रकम चार्ली के पास होती थी। जैसी तो मुहाफिज था। तुम्हारा मतलब है कि वो मुसल्ला था? हाँ, उसके पास एक पिस्तौल था और चार्ली के पास रकम थी। कितनी रकम होगी? चार्ली वो तुम्हें देने वाला था। किस लिए? जुआ? मंशियात? हाँ, मेरे पास माल था और उसके पास रकम। कैसा माल? कोकीन। वो तुम कहाँ से हासिल करते हो? दरिया के किनारे से। एक शख्स यूरोप से मंगवाता है, लेकिन ये 3 जग ड्रग स्टोर के हैं। जग? छोटी बोतलें, उनमें कोकीन का महलूल होता है। और चार्ली के पास कितनी रकम थी? $180। यानी एक बोतल की कीमत $60। इतना कीमती नशा कौन अफोर्ड कर सकता है? कुछ सफ़ेद फार्म इसके आदी हैं। वो इसे खरीद सकते हैं और इन्हें मालूम है कि स्याह फार्म ये माल सप्लाई करते हैं। वो सफ़ेद फार्म यहाँ आते हैं? नहीं, उनके पास स्याह फार्म मुलाजिम हैं जो उनके लिए ये नशा खरीदते हैं। यानी तुम्हारे पास कोकीन और चार्ली के पास रकम थी। जैसे ही तुम अंदर दाखिल हुए, जैसी को गोली लग गई और मैंने चार्ली के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी कमर पर खून लगा हुआ था, बल्कि पूरे बार में खून फैल गया था। एडी, मैंने कहा, तुम्हारा मुहाफिज कौन था? तुम रात के वक्त तन्हा $180 लेकर इस सुनसान रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे। जिस शख्स ने तुम्हें मंशियात दी, उसने एक मुहाफिज भी साथ भेजा होगा। मेरे साथ कर्टिस था, कर्टिस मैकी। तो तुम दोनों यहाँ आए। तुम अंदर चले गए। कर्टिस बाहर ही रहा और उसने जैसी विल्कन को गोली मार दी। मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं यही समझता हूँ। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो मैं उकबी दरवाजे की तरफ भागा। मैंने चार्ली को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। फिर मुझे डर लगा कि कर्टिस मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छुप गया। इसके बाद वापस मेन रोड की तरफ चला गया। तुम कर्टिस से क्यों खौफजदा थे? अगर उसे रकम ना मिलती तो वो मंशियात मांगता। तुम कर्टिस को अच्छी तरह जानते हो? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने गौर किया कि उसने कर्टिस के लिए दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और हमें कुछ पैसे कमाने का मौका मिल गया। हम दोनों कुछ बचत करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? ताकि यहाँ से निकलकर किसी और जगह चले जाएं, यानी शिकागो या सेंट लुइस। क्या तुम समझते हो कि यह बेहतर रहेगा? हाँ, एडी ने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम शहर जाकर क्या करोगे? मैं एक शख्स को जानता हूं जिसका गैरेज है। वो मुझे मैकेनिक का काम सिखाएगा। ये कम से कम कपास के खेत में काम करने से बेहतर है, जिसकी बहुत कम मजदूरी मिलती है। एक दिन मेरा अपना गैराज होगा। उस कोकीन का क्या हुआ? वो अभी तक मेरे पास है। मैं मेन रोड पर गया था जहां वो रकम के लिए मेरा इंतज़ार करता, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। मैंने कुछ देर उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। वो कौन शख्स है जो रकम का इंतज़ार कर रहा था? वो मिस्टर जोसेफ है। उसके पास एक बिल्कुल नई एसेक्स है। रेन जोसेफ? जी जनाब। रेनॉल्ड जोसेफ रिवरबैंड बिल्डिंग कंपनी का मैनेजर था, जो मोस करी की मिल्कियत थी। तो तुम चार्ली को मंशियात देकर उससे रकम लेते और वापस आकर वो रकम जोसेफ के हवाले कर देते, लेकिन इसके बजाय तुम्हारे दोस्त कर्टिस ने जैसी को गोली मार दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? एडी कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। मैंने खुद ही उसके बजाय जवाब दिया, क्योंकि वो वहां डकैती का मंसूबा बना रहा था। उसने गार्ड पर नजर रखी, लेकिन बार के अंदर उसका एक साथी होना चाहिए था जो रकम लूट सके। एडी ने कहा, मिस्टर जोसेफ भी शायद यही सोचते हो, इसीलिए मैं छुपता फिर रहा हूँ। मुझे वो मंशियात उन्हें वापस करनी है, लेकिन मैं रकम के बारे में कुछ नहीं जानता।
کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر جوزف کو اس کی منشیات واپس مل گئی تو وہ رقم کا تقاضا نہیں کرے گا؟ اگر اسے اس کا مال واپس مل جائے تو رقم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر وہ سمجھتا ہے کہ رقم میرے پاس ہے تب بھی وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایڈی یہ کہہ رہا تھا کہ جوزف خود ہی تحقیقات، باز پرس، مقدمہ اور غالباً سزا بھی سنا دے گا۔ ایڈی نے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ معاملہ حل ہونے تک یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں کہ میں قانون کے ڈر سے بھاگ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ٹیٹ، تم میرے انکل کو بتا دینا کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کاغذ کی تھیلی مجھے دی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس میں کوکین کی شیشیاں تھیں۔ میں یہ جوزف کو واپس کر دوں گا، کرٹس بھی نہیں بچ سکے گا۔ یقیناً جھونپڑی کے باہر کسی نے اس کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد تم شکاگو جا سکتے ہو۔ اگلے روز صبح میں جوزف سے ملنے کے لیے ریور بینڈ کمپنی پہنچ گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار چلاتا ہوا وہاں آ گیا۔ وہ اپنی کار سے اترا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں اس کی منشیات لیے پھر رہا ہوں۔ وہ مجرم تھا اور غالباً اسے اپنی گرفتاری کا خوف بھی ہوگا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور مجھ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر جیب سے سگریٹ نکال کر ایک سگریٹ منہ میں دبا لیا۔ میں نے کہا، رین، میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ میں نے وہ چھوٹی تھیلی جیب سے نکالی اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ہے۔ جوزف نے ہاتھ لگا کر اسے ٹٹولا۔ جس لڑکے نے یہ تھیلی مجھے دی ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم اسے چور سمجھو، تاہم اس کے پاس رقم نہیں ہے۔ جوزف چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، گزشتہ رات اس واقعے میں ملوث ایک شخص پکڑا گیا ہے۔ اوہ، کیا ایڈی گرفتار ہو گیا؟ کیا انہیں قاتل مل گیا؟ شیرف کا خیال ہے کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ اس کے پاس سے رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ وہ کون ہے جسے انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ جوزف پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، وہ تمہارے آدمیوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا نام میکی ہے، کرٹس میکی۔ وہ اسے لٹل راک لے گئے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ یہاں اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تم فکر نہ کرو جیک، میں تمہارے بندے کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اس نے قہقہا لگایا اور یہی بات دہرائی، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، تم ایک مشکل شخص ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ قہقہا لگایا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ گھر واپس آتے ہوئے میں سارے راستے اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا جو سراسر میری بے عزتی تھی۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ ایک معمولی مینیجر اور میں ایک بہت بڑے فارم کا مالک۔ شاید وہ کری آپریشن کا مینیجر ہونے کی وجہ سے احساس برتری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی کری ان دنوں لٹل راک میں تھا۔ جب بلی موجود نہ ہو تو چوہے منشیات فروخت کرتے اور قیمتی کاریں خریدتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایڈی چور تھا یا نہیں، لیکن اب وہ شکاگو جانے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے باوجود کچھ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں جو میں بالکل نہیں سمجھ سکا۔ وہ چیزیں وہاں موجود تھیں جنہیں میں پکڑ نہیں سکا، جیسے مچھر چہرے پر منڈلا رہے ہوں لیکن آپ انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ گھر کے صحن میں میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں اندر چلا گیا۔ مارجوری کچن کی میز پر کافی کا کپ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی پلکوں نے آنکھوں کو آدھا ڈھانپ رکھا تھا اور اس کا منہ ایک طرف کو اٹھا ہوا تھا، جیسے وہ بناوٹی انداز میں مسکرا رہی ہو۔ اس کے عقب میں کاؤنٹر پر کیس میں ایک چمکدار سرنج رکھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں جان گیا کہ کون سی بات مجھے پریشان کر رہی تھی اور جوزف میرے ساتھ اس لہجے میں کیوں گفتگو کر رہا تھا۔ اب میں نے یہ معمہ حل کر لیا تھا۔ منشیات کی لعنت میرے گھر میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اپنے گھر اور مارجوری کو تباہ ہونے سے بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں جلد از جلد یہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جاؤں۔ ختم شد۔